Jai Hind. Good morning to everybody. Welcome to my YouTube channel, Physics Talk by KK sir. Students, in earlier classes, we discussed the chapter Introduction to Comparing and Quantities, and in this lecture, we discuss proportions एंड प्रोपोर्शंस में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि प्रोपोर्शंस की डिफिनीशंस क्या थी। आइए वो सब तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्रोपोर्शन के जो टाइप होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे पूछते हैं कि इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, कि व्हाट इज इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस, तो आपका जवाब होना चाहिए इफ टू रेशियोज आर इक्वल इन इक्वल्स। यदि दो रेशियोज आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो हम लोग उसे कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेशियो कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट रेशियो। तो आइए हम लोग इक्विवेलेंट रेशियो का डिफिनीशन लिखते हैं और समझते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो क्या होते हैं। तो हेडिंग दीजिए इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट क्या होते हैं? Two ratios can be compared by converting them into like fraction full stop. If two fractions उन दो फ्रैक्शंस के जो रेशियो है आर इक्वल, तो हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट कि वो जो रेशियो कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? वी कैन से दैट द टू गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, इसको तो आप लोग समझ गए होंगे कि टू रेशियो कैन बी कंपेयर्ड converting them
दो रेशियो लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए एक रेशियो है 4/8 एंड दूसरा रेशियो है 8/16। ठीक है, इन दो रेशियो को आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेशियो जब आप लिखते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। यानी अगर वो रेशियो अगर आप लिखते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए आपको। क्या कहने का मतलब है कि जैसे ये रेशियो है 4/8 है ना, इस रेशियो को आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 4/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो बच्चों ये 4/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये कट जाएगा और इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 के फॉर्म में। एंड देन हम लोग इस रेशियो को अगर हम क्या करें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए 8/16 को, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इट मीन्स कि 1/2 आएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेशियो जो आपको ऐसे ही लिखा हुआ था, तो ये लग नहीं रहा था कि ये दोनों ही रेशियोज क्या है, आपस में इक्वल है। लेकिन जब आपने इसका सिंपलेस्ट फॉर्म देखा तो पता चला कि अरे ये तो दोनों ही इक्वल है, दोनों ही रेशियोज इक्वल है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि बोथ द रेशियोज आर इक्विवेलेंट। ये दोनों ही रेशियो आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट का एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि वो दे रेशियोज जो आपस में इक्वल हो, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं आपस में इक्वल, है कि नहीं। कई सारे इसके इक्विवेलेंट बनाए जा सकते हैं, तो अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप इक्विवेलेंट बनाएंगे। अभी बस इतना समझिए कि ये दो रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। और इक्वल क्यों है, क्योंकि देख सकते हैं इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, आपको दिख रहा है कि इक्वल है। तो हम लोग कह देंगे कि बोथ द रेशियोज आर इन इक्वल। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4/8 8/16 को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 4/8 इक्वल टू 8/16। तो इसके लिए हम आप ये लिखेंगे कि बोथ द रेशियोज आर इक्वल। क्या है, इक्वल है, इक्वल। इट इज कॉल्ड हम ये कह सकते हैं कि both the ratios are in equivalent। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट में है। ठीक है, ओके, तो समझ में आया। चलिए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं बच्चों। एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकेंड है कि सपोज दैट कि आपको ये 1/2 दे दिया गया। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस में आपके हो सकते हैं कि 2 या 3 या 5 इस तरह से इक्विवेलेंट आपको लिखने के लिए आ जाए, इसके 2 या 3 इक्विवेलेंट लिखिए। तो आपको क्या करना है, तो आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, फ्रैक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। तो इस 1 को हम लोग क्या कहते हैं, इस 1/2 इसको कहते हैं नोमिनेटर, और इस 2 को इस नीचे जो होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, और इस नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है
कि जब आपको ये बोला जाए इस फ्रैक्शन को या इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, इक्विवेलेंट में लिखना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसको आप एक सेकेंड, कि इसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको रुक जाइए एक सेकेंड। देखिए इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सर कैसे, तो 4/8 या ऐसे लिखिए 4/8 को 4/8 और यहाँ पे प्रोपोर्शन का सिंबल दीजिएगा इक्विवेलेंट, इक्वल के प्लेस पे इस प्रोपोर्शन का सिंबल 8/16 को 8/16। तो कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 4/8 है प्रोपोर्शन है 8/16 के, और फिर आप इसको 1/2 इक्विवेलेंट है 1/2 के, इस तरह से कट करके लिख देंगे। ठीक है, ओके, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। ओके, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा वो है कि आपको लिखना है 1/2 का 2 या 3 आपको इक्विवेलेंट लिखने के लिए मिल जाए, तो आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि अगर आपको इक्विवेलेंट लिखने के लिए आए, किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो 1/2 है, हमें क्या करना है, किसी सेम नंबर से नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। और हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उससे बड़ा करके हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंट लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस 1/2 में हम ये डिसाइड करते हैं कि देखिए जब आप सबसे छोटे नंबर यानी 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यदि आपने 2 से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो आपको 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूल कहता है कि अगर आप नोमिनेटर में किसी एक व्यक्ति को आप नहीं दे सकते, दीजिए तो अगर आपके सामने 2 व्यक्ति हैं तो किसी एक को दे रहे हैं या दूसरे को नहीं दे रहे हैं, ये तो नाइंसाफी हो जाएगा, और मैथ में नाइंसाफी नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने यदि नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, तो 2 1 जा 2 अपॉन 2 2 जा 4। तो ये है पहला इक्विवेलेंट, 1/2 का पहला इक्विवेलेंट हो गया 2/4। इसी तरह से दूसरा इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हैं। दूसरा इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/2 में का दूसरा इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं, तो सर 2 से अब हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब किससे करें, 2 के बाद 3 से कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग 3 से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं, तो क्या हमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, तो बिल्कुल करना है, आपको डिनोमिनेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हम ये देखेंगे कि 3 1 जा 3 3 2 जा 6, क्या आया 3/6। हम ये फिर से कहेंगे कि 1/2 का जो इक्विवेलेंट है वो 3/6 भी है। ठीक है, इस तरह से और भी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो फिर से 1/2 में आप क्या कर दीजिए, अब हमें 2 से कर लिए, 3 से कर लिए, आप 4 से कीजिए। यदि हम 4 नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं तो डिनोमिनेटर में ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कितने इक्विवेलेंट निकाले हैं, 3 इक्विवेलेंट निकाले हैं, 1 2 और 3। ये सभी इक्विवेलेंट है किसके, 1/2 के। ठीक है, तो लिखेंगे कि
2/4 कॉमा 3/6 कॉमा ये 4 है एंड 4/8 आर इक्विवेलेंट ऑफ 1/2 किसके? ये 2/4 3/6 और 4/8 इक्विवेलेंट है किसके? 1/2 के। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये निकल के आ जाता है। और भी क्वेश्चन इसमें डिफरेंट टाइप के बनते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें सारे तरह के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उन सारे तरह के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इक्विवेलेंट हम लोग देख लिए। ओके, अब हम लोग प्रोपोर्शन को कंप्लीट करते हैं। तो हैशटैग प्रोपोर्शन, क्या चीज? प्रोपोर्शन। ठीक है, ये प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या होते हैं प्रोपोर्शंस। तो if the two ratios are equal, if the two ratios are equal, then the involved four quantities are said to be in proportion. In proportion, देखिए proportions क्या होते हैं? If two ratios are in equals, two ratios, हाँ सही है। If two ratios are in equals, then we can say that कि वे जो दो रेशियोज है वो आपस में क्या होंगे? अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग कह देंगे कि वो जो दो रेशियोज है आपस में प्रोपोर्शंस है। ठीक है, तो देखिए जो 4 क्वांटिटीज है, सपोज दैट 4 क्वांटिटीज या 4 नंबर्स कह देते हैं। 4 नंबर सपोज कीजिए कि वो 4 नंबर क्या क्या है? A B C D है। वो नंबर क्या क्या है? A B C एंड D है। ठीक है, 800 अगर हम कहते हैं कि ये 4 नंबर जो है A B C एंड D आर इन प्रोपोर्शन। अगर हम ये कहते हैं
कि जो 4 नंबर्स हैं ABCD ये प्रोपोर्शन में है। क्या है? प्रोपोर्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ, यदि ये कब होगा, ये 4 आपस में प्रोपोर्शन कब होंगे? जब, देखिए यहाँ पे, जब A और B का रेशियो A/B और इक्वल टू किसके इक्वल होंगे? C/D के। तो हम लोग कह सकते हैं कि A/B इक्वल टू है यदि C/D के, तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन। क्या कह सकते हैं? दे आर इन प्रोपोर्शन। ये दो रेशियो आपस में क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो इक्विवेलेंट, अगर आप, अभी हमने बताया कि इक्विवेलेंट क्या होते हैं, जिसके दो रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं इक्विवेलेंट। और इसी इक्विवेलेंट यानी इस इक्वल के प्लेस पे हम लोग इसको क्या कह देते हैं? प्रोपोर्शन कह देते हैं। अब बस प्रोपोर्शन में क्या होगा कि जो इक्विवेलेंट का जो सिंबल था इक्वलिटी का, इसको हटा करके हम लोग प्रोपोर्शन का साइन क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। और इस तरह से प्रोपोर्शन हम लोग समझ लिए, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ठीक है, एंड वी आर राइट। हम लोग इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, ठीक है, ये A/B, इससे नहीं, रेड से लिखते हैं। A/B प्रोपोर्शन होगा, देखिए ध्यान से, इस हमने इक्वलिटी को हटा करके इस प्रोपोर्शन के सिंबल का यूज किया है और ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, ठीक है। A/B प्रोपोर्शन होगा, यानी ये प्रोपोर्शन होगा इक्वलिटी के प्लेस पे C/D के, C/D की, ठीक है। और ऑल्सो A/B प्रोपोर्शन है C/D को, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहां पे हम लिख देते हैं कि जो A/B इक्वल है C/D के, और इसी को हम लोग A/B, और इस यहां से लिख दीजिए A/B प्रोपोर्शन है C/D को, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, A/B को A/B इक्वल टू C/D, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो ये थे प्रोपोर्शन, ठीक। चलिए, तो इफ A/B प्रोपोर्शन है C/D के, देन हम लोग क्या कह सकते हैं? अब यहां समझिए कि ये जो टर्म्स होते हैं ना, इसमें ये पॉइंट आप लिख लीजिए, पॉइंट कि जो A एंड D, यानी ये वाला पोर्शन की बात करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो A एंड D आर कॉल्ड एक्सट्रीम, आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। जबकि इन C और D को आप क्या कहेंगे? मीन्स। जबकि V एंड C को
B and C are called means. ये ध्यान रखेंगे A और D को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम, B और C को हम लोग कहते हैं मीन्स। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा सेकेंड पॉइंट, ये A प्रोडक्ट ऑफ A एंड D, यानी ऐसा भी कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की। तो दूसरा पॉइंट ये कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये किसके इक्वल होते हैं? प्रोडक्ट्स ऑफ मीन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, दैट इज, यहां पे लिख लीजिए, दैट इज, इसका क्या मतलब है? तो देखिए ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ए मल्टीप्लाई डी, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल होगा किसके? बी मल्टीप्लाई सी के। तो ये है आपका इसका मीनिंग। हमने ए और डी को कहा है एक्सट्रीम, बी और सी को कहा है मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स ए मल्टीप्लाई डी, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी मल्टीप्लाई सी, बी मल्टीप्लाई सी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, चलिए यहां तक चीजें समझ गए हैं। ओके, तो अब हम इरेज करते हैं, इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। If A रेशियो B प्रोपोर्शन है B रेशियो C को, ध्यान से रखिए, सेम नहीं लिखा है, यहां ध्यान दीजिएगा। A रेशियो B, B रेशियो C, यहाँ पे देख रहे हैं V कॉमन आ रहा है ना, यहाँ भी है, इसके भी डिनोमिनेटर में भी है, इसके नोमिनेटर में है। यहाँ A रेशियो B, B रेशियो C के यदि प्रोपोर्शन है तो हम लोग इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शंस कहेंगे। क्या कहेंगे? यदि A रेशियो B प्रोपोर्शन है B रेशियो C के, तो हम लोग कहेंगे कि दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये किस में होंगे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देन A, B and C are said to be in continued proportion. तो हम लोग क्या कहेंगे इसे? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि A रेशियो B प्रोपोर्शन है
V रेशियो C के, तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे सर? तो देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि A रेशियो B, और इस प्रपोर्शन के जगह पे इक्वलिटी का साइन दे सकते हैं। बिल्कुल, इस प्रपोर्शन के जगह पे इक्वलिटी का साइन, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले प्रपोर्शन ही लिख देते हैं। इस A रेशियो B को A बाई B लिख सकते हैं। इस प्रपोर्शन को प्रपोर्शन ही रहने दीजिए। V बाई C को, V रेशियो C को V बाई C लिख दीजिए, और फिर इसको हम लोग A रेशियो B इक्वल टू V बाई C के लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसे कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे सर? तो देखिए, यहाँ पे करेंगे, आपको पता है कि जो एक्सट्रीम होते हैं और जो मीन्स होते हैं, तो हम लोग इसको एक्सट्रीम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक्सट्रीम। और ये क्या है? मीन्स। ये है एक्सट्रीम और ये है मीन्स। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। हमने देखा है। तो पहले तो कीजिए एक्सट्रीम का प्रोडक्ट। तो देखिए, एक्सट्रीम कौन कौन है? A और C है यहाँ पे, तो A और C को गुना कर देंगे। अगर ये याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ये याद रखिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। जब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन होगा ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A मल्टीप्लाई C क्या होगा? A मल्टीप्लाई C इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? B को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? B मल्टीप्लाई B। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू B का पावर 2। और अगर आपको नहीं पता है तो आइए हम यहाँ समझ लेते हैं कि ये पावर कैसे आता है। देखिए बच्चों, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, कौन सा चैप्टर है? तो मुझे एक्सपोनेंट, क्या नाम है चैप्टर का? एक्सपोनेंट। उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब किसी सेम नंबर को, सपोज दैट कोई नंबर है b, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो पता है मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होता है, पावर किसको कहते हैं? जो नंबर्स के जो ऊपर होता है ना, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं इसको, सुपर ऊपर की तरफ है। ये 1 1, b का पावर 1 है, 1 b का पावर यहाँ भी 1 है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो 1 और 1 2, यानी b का पावर कितना हो जाएगा? 2। अब इस b के जगह पे सपोज कीजिए कि कोई नंबर है 2, और यहाँ भी b के जगह पे नंबर है 2। ठीक है, तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका पावर क्या होगा? ऐड हो जाएगा। तो 2 का पावर 2, इट मीन्स 4। कितना? 4। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि b का पावर यहाँ 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो जब हम b को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर क्या होगा? ऐड होकर के b का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसका मतलब ये है कि जो b है, b को क्या कहते हैं? तो हम लोग b को क्या कहते हैं? तो b यहाँ पे लिख लीजिए, b इज कॉल्ड, b इज कॉल्ड द मीन proportion इस v को हम लोग क्या कह देंगे? मीन प्रोपोर्शन, या आप कह सकते हैं या ज्योमेट्रिकल मीन, या क्या कह सकते हैं? ज्योमेट्रिकल मीन। क्या कह सकते हैं इस v को? या तो आप कह सकते हैं मीन प्रोपोर्शनल, या आप कह देंगे ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है, तो
नेक्स्ट इसी में लिख लीजिए कि V इज कॉल्ड द मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, चाहे रुकिए इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन, यहां लिख देते हैं, बिटवीन, किसके बिटवीन है, तो बिटवीन A एंड C, A एंड C के बीच, A एंड C के बीच में है, ठीक है, कौन, V। तो V को हम लोग क्या कह देंगे, मीन प्रोपोर्शनल, या कह देंगे ज्योमेट्रिकल मीन्स, जो कि कहाँ है, बिटवीन A एंड C के बीच है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए क्लास यही तक रखते हैं, और अगले क्लासेस में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और बाकी क्वेश्चन जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।